बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर। आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 यानी आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड प्लस इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, या मैं दोबारा यूं कहूं कि इस चैप्टर नंबर 2 से अकॉर्डिंग टू ALP यानी कि 2026 के पेपर के मुताबिक जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर भी हमने इस PDF में आपके सामने शो कर दिए हैं। और फिर इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, उसको ओपन करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकेंगे ये PDF फाइल। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मूजलेज लॉ एंड गिव इट्स इक्वेशन। मूजले का लॉ क्या कहता है? It states that square root of frequency of X-rays is directly proportional to the atomic number Z of an element। वो कहता है किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो और उस एलिमेंट से खारिज होने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको बोला जाता है मूजलेज लॉ। इसकी दो मैथमेटिकल फॉर्म है, एक तो ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, दूसरी इसकी ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि पहले या पुरानी बुक्स में या बड़ी बुक्स में लिखी होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट बराबर है A इंटू Z माइनस B। Z तो इसमें जाहिर सी बात है कि वो एटॉमिक नंबर है और बाकी ये A और ये जो B हैं इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। तो मज़ीद इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे मैंने लिखी हुई हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस। ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है और इस तरह से भी कि एक्सप्लेन मूजलेस एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर है इन 1913 हेनरी मूजले परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग एक्स रेज ऑन डिफरेंट एलिमेंट। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर उसने क्या किया? He found that the frequency of X-rays emitted by an element depend upon atomic number rather than its atomic mass। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मूजले ने मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स लेकर उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई तो उसमें से एक्सरेज निकली। ये मैं लेक्चर में भी बता चुका हूँ, मगर अगर ये सवाल आ जाता है तो आप ऐसे ही इसका आंसर पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एल्यूमिनियम। अब देखें एल्यूमिनियम के ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर ये जो 27 लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक मास होता है। तो आपने तीनों बताने हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 13, ऐसे ही हो गया, हाँ जी। और एटॉमिक मास कितना है? 27। और हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है जो कि 13 है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 13 प्रोटॉन हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपने हासिल करने हैं तो वो इस फार्मूले से आप हासिल करेंगे, A माइनस Z, यानी कि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। तो एटॉमिक मास 27 है और एटॉमिक नंबर 13 है, तो 27 में से 13 गया 14। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो 14 होंगे, ठीक है। प्रोटॉन 13 हैं, न्यूट्रॉन 14 हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतने ही होते हैं एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं। तो क्योंकि प्रोटॉन इसमें 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे? 13 होंगे। तो आखिर में उसने लिखा हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये देख लें आप, मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे, ये देखें, ये ना, हेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13। ठीक हो गया? ओके सर जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है दैट इज फ्रॉम आवर एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज से नहीं है भाई, ये है क्विक चेक 2.1 का A पार्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट। अब इनमें से मैं एक आपको कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। पहला है पोटाशियम। पोटाशियम के 19 एटॉमिक नंबर है, 39 इसका एटॉमिक मास है। न्यूट्रॉन आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं ये तरीका आपके सामने मौजूद है। प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 19 हैं और न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर या ये 39 है।
उसके बाद अगर आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को काट दें, यानी 39 में से 19 को माइनस कर दें। यही फार्मूला इधर लिखा हुआ है A माइनस जेड, 39 में से 19 को माइनस किया तो 20 न्यूट्रॉन निकले। तो इसका मतलब पोटाशियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं? 20। इसी तरह क्लोरीन में न्यूट्रॉन फाइंड आउट किए तो वो 18 निकले। इसी तरह आर्गान में 40 में से 18 चले गए तो 22 ही बचेंगे। ठीक हो गया। तो ये सवाल जो है हमारा इस तरीके से हो जाता है, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे बेटे ये हमारा है क्विक चेक 2.1। क्विक चेक 2.1 का बी वो कहता है विच ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, या वाई इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट मोर देन प्रोटॉन। तो ये सवाल इस दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। देखें ये हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये प्रोटॉन जो है वो भी अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ना होने की वजह से वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। तो इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई जा सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन शो करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। उसकी वजह ये लिखी हुई है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन इट्स चार्ज टू मास रेशो, E/m रेशो। अब जिसका मास जो है वो कम होगा उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगी, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो सबसे हल्का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हैज़ द स्मॉलेस्ट मास, तो इसीलिए लार्ज चार्ज टू मास रेशो, तो उसका मास ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, प्रोटॉन कम डिफ्लेक्ट करेगा। ये सारा कुछ मैंने इधर लिख दिया हुआ है। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया, हमें समझ भी आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिखा है, यूँ समझ लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ये जो हाउ इज़ डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैयर्ड। डिफ्लेक्शन कैसे मैयर करेंगे? देखिए मैंने लिखा है द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैयर्ड इन 2 वेज। 2 तरीक़ों से मैयर की जाती है, एक एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से और दूसरा रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन से। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन की, तो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बिल्कुल ऐसे ही है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये ऊपर वाला है ना जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, इन दोनों को आपस में अगर इनका रिलेशनशिप बनाया जाए तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इससे ये साबित होता है ग्रेटर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन स्मॉलर विल बी द रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं डिफ्लेक्शन का एंगल और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया? तो ये हम इसको रीड आउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये हमारी एक्सरसाइज का ई क्वेश्चन है। एक्सरसाइज वाले सवाल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको देखेंगे। क्या सवाल है? एन एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ आ एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर 17 है, एक एलिमेंट है एक्स और उसका एटॉमिक मास 35 है। आपने क्या करना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको तरीका भी अभी ऊपर बता दिया हुआ है कि आपने प्रोटॉन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन भी वही होते हैं जो कि प्रोटॉन होते हैं Z वाले, मगर न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। तो 35 में से जब 17 को माइनस किया तो 18 इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकला है। तो ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हैं। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये ई का ही है, यानी कि एक्सरसाइज का ई है, सेकेंड पार्ट है। वो कहता है इफ़ दिस एलिमेंट, वही ऊपर वाला, फॉर्म्स एन आइन विद अ चार्ज -1, तो अब इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए मेरी बात सुने, -1 का चार्ज किसी भी न्यूट्रल एटम पर उस वक्त आता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब ये x एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा, ये x -1 आइन बन जाएगा। तो क्या चेंज आएगा? देखें, प्रोटॉन की तादाद में तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन की तादाद में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो 18 ही रहेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इस तरीके से ये सवाल हम किया करते हैं। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वाह भाई वाह, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना मेरे बेटे,
ये क्वेश्चन नंबर 7 आ सकता है, पूछा जा सकता है। कुछ टीचर कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं ये बात नहीं करूँगा कि ये हमारी क्विक चेक 2.2 का बी पार्ट है। वो कहता है फॉर द एलिमेंट ऑफ एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, आपने क्या करना है, ड्रा स्केच ग्राफ ड्रा करना है। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में मैग्नीशियम का ग्राफ बनाया हुआ है, इधर इन्होंने मैग्नीशियम को हटा के एल्यूमिनियम का ग्राफ बनाया हुआ है। सेम वैसे ही ये मैग्नीशियम की तरह है, सिर्फ एक फ़र्क है इसमें। वो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम के जो पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम में 13 होते हैं। तो इस एल्यूमिनियम के पहले शेल में जो है ना जनाब, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे और तीसरे में 3 होंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वाई एक्सेस पे आप आयनाइजेशन एनर्जी ले लेते हैं, log 10 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और एक्स एक्सेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ले लेते हैं। ये 0 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे उनकी तादाद लिखी हुई है। तो अब ये ग्राफ इस तरीके से आप बनाओगे। ये पहला जो है ना इस तरह से लाइन, फिर ये फर्स्ट जंप है, फिर ये दूसरे शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये सेकंड जंप है, फिर ये तीसरे शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझना तीसरे शेल से कैसे, मतलब देखें, ये यूं समझ लें कि ये वाला जो है इसको आप फर्स्ट शेल कह रहे हैं, फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में ये 2 स्टार हैं, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद ये सेकंड शेल है, ठीक है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 और फिर ये 8, ठीक हो गया। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जंप है ये, और ये आखिरी शेल में यानी थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। तो पहले ये तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन ही निकाले जाते हैं 3, क्योंकि ये वैलेंस शेल है। उसके बाद फर्स्ट जंप आ जाता है, फिर दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, फिर जंप आ जाता है सेकंड, फिर तीसरे शेल यानी अंदर वाला पहला शेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये डायग्राम आपने नोट कर लेनी है, इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक हो गया। ओके सर जी, ओके ओके। मैं वैसे बड़ी डिटेल के साथ आपको लेक्चर में ये पढ़ा भी चुका हूँ। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 और उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी I3 यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच बिगर देन द सेकंड। देखें ना, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मैग्नीशियम में से तो इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ती है 738। फिर जब उसी मैग्नीशियम के प्लस आयन से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Mg पर +2 का चार्ज आ जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी डबल हो जाती है 1450। वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो दूसरा निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को काबू करके रखता है, पकड़ के रखता है, इसीलिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, ये तो हो गया पहली और दूसरी। अब आपको पता है मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला निकल गया दूसरा निकल गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहेंगे मैग्नीशियम +2 के आयन से, तो हमें वो एक अंदर वाले शेल से वो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, दूसरे शेल से। और वो अंदर वाला शेल तो स्टेबल है, उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बहुत ज़्यादा 7730 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। यही मैंने लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डी कहता है आपके सामने ये कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है और क्रिप्टॉन है। विच वन ऑफ हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड विच हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखें पूरी प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट साइड पे जो है वो अल्कली मेटल्स होती हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, और राइट साइड पे ये होती हैं नोबल गैसेस, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब इधर 2 अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम भी है, पोटाशियम भी है, तो इन दोनों की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी? नहीं, इन दोनों में से जो नीचे वाली होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो नीचे होती है पोटाशियम, लिथियम होता है ऊपर। तो पोटाशियम जो है इसकी सबसे कम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। तो लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर पोटाशियम, इट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एंड लीस्ट न्यूक्लियर चार्ज। सो इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है दिए गए इन एलिमेंट्स में से। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्रिप्टॉन की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्रिप्टॉन नोबल गैस है, इसके तमाम शेल्स कंप्लीट होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बड़ी अच्छी तरह से पकड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस ने, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। कितने क्वेश्चन है? मेरे ख्याल 25 क्वेश्चन है इसके, इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है कि डिफाइन क्वांटम नंबर एंड या व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ देयर क्वांटम नंबर की डेफिनेशन है कि सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which give the acceptable solution of Schrödinger wave equation and completely describe an electron in an atom। बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन है, comprehensive डेफिनेशन है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का वो सेट जो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को। और इसकी 4 किस्में होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आखिर में है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया, हमें ये समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो भी बड़ा अहम है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ब्रीफली डिस्क्राइब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी 2 तरीक़ों से ये सवाल पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करें, थोड़ा बहुत बताएं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, या फिर आप जो है ना ये बताएं कि फंक्शन क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से जाहिर करते हैं। ये हमें एक तो साइज़ ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। अगर n की वैल्यू बड़ी होगी तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन स्टे फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो द साइज ऑफ ऑर्बिट बिकम लार्जर। जैसे ही n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल है, n इज इक्वल टू 2 है तो l शेल है, 3 है तो m है, 4 है तो n है। तो ये उसके बाद ये हमें ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बताता है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इसके बारे में भी बताता है। आपकी टेक्स्ट बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ये हम फार्मूला लगाते हैं 2n की पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा वो कहता है हमें गाइड कर दो। तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द स्पिन आर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्पिन को एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को एक्सप्लेन करता है हम उसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब आपको पता है पड़ा कि जो है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे रहते हैं तो वो 2 तरह की स्पिन करते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो क्लॉकवाइज स्पिन के लिए डाउनवर्ड एरो है, या आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया है डाउनवर्ड एरो, और जो एंटी क्लॉकवाइज की स्पिन है उसके लिए अपवर्ड एरो है। अच्छा, कुछ बुक्स में ना ये उलट भी है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सर किसके लिए हम अप लगाएं किसके लिए डाउन लगाएं। आप अपनी टेक्स्ट बुक को अगर फॉलो करेंगे तो क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड लगा देंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड लगा देंगे मेरे बेटे। और इसकी वैल्यू जो होगी स्पिन क्वांटम नंबर की, पॉजिटिव हाफ होगी क्लॉकवाइज के लिए, नेगेटिव हाफ होगी एंटी क्लॉकवाइज के लिए। आप इसको उलट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा बेस्ट है। मैंने थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च ज़रूर की है, फिर आपको पढ़ाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं मेरे प्यारे बेटे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कौन सा है, वो हमारी क्विक चेक है, क्विक चेक 2.3, और ये बहुत आसान भी है और बड़ा ज़बरदस्त है और अहम सवाल भी है। वो कहता है कि हमें ना ये बताओ कि फ़लाँ क्वांटम नंबर क्या क्या एक्सप्लेन करता है ब्रीफली। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये एक तो डिस्क्राइब शेल्स के बारे में, उनके साइज़ के बारे में, एनर्जी के बारे में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैम, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद के बारे में भी बताता है। तो शेल भी लिखे जा सकते हैं, ऑर्बिटल भी कुछ लोग लिखते हैं, आपकी बुक ने ऑर्बिटल भी लिखा है मगर ये शेल लिखना ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद एज़म्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है, उनकी एनर्जी के बारे में बताता है, उनके साइज़ के बारे में बताता है और उनकी शेप्स के बारे में बताता है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस के बारे में बताता है, SPDF की। तो उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है। अब ये हमारे पास जो बी पोर्शन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन S, ये क्वेश्चन नंबर 13 या उसी क्विक चेक का दूसरा पोर्शन है कि अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 है तो हाउ मैनी ओरिएंटेशन इन स्पेस आर पॉसिबल। देखें n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या है कि शेल तो दूसरा है, ठीक हो गया। अब दूसरा शेल है और l इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि p सब शेल है, आपको पता है पड़ा इस बात का। तो अगर हम m की जो है ना वैल्यूज़ देखें तो वो फार्मूला होता है 2l प्लस 2l, बल्कि नहीं 2 इंटू 2l प्लस 1। उस फार्मूले में पुट करें तो m की जो है वो 3 वैल्यूज़ निकलती हैं, यानी l की अगर एक वैल्यू 1 हो तो m की 3 वैल्यूज़ निकलती हैं, -1, 0 और +1। तो 3 अदद वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब 3 ओरिएंटेशन होंगी, 2px
2p y और 2pz, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा देखें, इफ़ n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। अब देखो भाई, तो विच शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल के बारे में बताना है बेटा जानी। n जो है ये नंबर ऑफ शेल होता है, n इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब तीसरा शेल है, l इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 2 है तो d सब शेल है, ठीक हो गया, d सब शेल है, हेंस द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू d सब शेल, ओके हो गया। उसके बाद इफ l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखें l की वैल्यू है 2, L की वैल्यू 2 हो, आपको पता है कौन सा सब शेल होता है, डी सब शेल होता है। और डी सब शेल के लिए M की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 5 वैल्यूज़ होती हैं, -2, -1, 0, +1, +2। तो इसके लिए 5 ओरिएंटेशन बनेगी, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक हो गया। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी 10 समा सकते हैं, क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जा सकते हैं। तो ये सवाल यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, 15 को देखते हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है क्विक चेक 2.4 का ए। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, क्विक चेक 2.4 का ए कि व्हाट डज एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल। ये वेव मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर ने पेश किया था, उसके मुताबिक ऑर्बिटल क्या होता है। ये सवाल बड़ा अहम है, पेपर में पूछा जाएगा। ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, वेव मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल वो जगह है, वो रीजन है, वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबाउट 90 to 95%। यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो वाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस बहुत ज़्यादा हों, 90 to 95% हों, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस बेस्ड ऑन इट्स वेव लाइक नेचर। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक घूमता है, ये मैंने शायद आपको अंदर कहीं पढ़ाया भी है। खैर, उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15 क्विक चेक 2.4 का बी है और हमारी एक्सरसाइज का ए भी है, यानी एक तीर से दो शिकार, ढिशुम। तो ये देयर आर 3 ओरिएंटेशन इन पी ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज हैं, इसलिए उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि द रिलेशन बिटवीन एज़िमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू m 2l+1। तो ये फार्मूला है, मैं भूल गया हूँ, उस ऊपर मैंने आपको गलत फार्मूला बता दिया, 2l+1। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक l इज इक्वल टू 1 हो, इस फार्मूले में पुट कर दें तो m की 3 वैल्यूज़ निकलती हैं, 3 अदद, पहली -1, फिर 0, फिर +1। तो 3 अदद वैल्यूज़ का मतलब है 3 स्पेस ओरिएंटेशन, और वो आपको पता है px, py, pz होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आगे रोज़ा खुलने वाला है और मैं किसी और के घर बैठा हूँ, मैं अपने शागिर्द के घर बैठा हूँ। मेरे पास अपना लैपटॉप था, वो मुझे दिया था जिस ज़माने में वो शबाज शरीफ, पता नहीं नवाज शरीफ, इन्होंने दिया था। वो इतना घटिया निकला लैपटॉप कि वो ख़राब हो गया, काम भी नहीं करता। तो मैंने अभी नया लैपटॉप ख़रीदना है, आप दुआ करेंगे ढेर सारी कि मैं बहुत अच्छा लैपटॉप ख़रीदूं, फिर उस पर कोई डिजिटल काम भी करेंगे। अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे FSC करी थी सुपीरियर कॉलेज में, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके घर आया हुआ हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल या डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क है। अच्छा, ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर ने दिया था। बोहर क्या कहता था? बोहर कहता था कि न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ हैं, गोल दायरे हैं, उन्हें हम शेल्स कहते हैं। ये उनमें रहता है इलेक्ट्रॉन, या उन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं। और किसी भी ऑर्बिट में या शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का फार्मूला 2n⁻², ये भी हमें बोहर ने ही दिया था। उसके बाद ऑर्बिटल की डेफिनेशन हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि वो जगह न्यूक्लियस के गिर्द जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या चांस मैक्सिमम हो, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस ये 2 पॉइंट लिखते हैं, काफ़ी होता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन सारा है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंटरेस्टिंग। 17 क्वेश्चन नंबर में मैंने लिखा हुआ है कि डिफाइन अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये ना इकट्ठे कभी भी नहीं आएगा, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले है जनाब अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बढ़ती हुई इन एनर्जी के लिहाज से ऑर्बिटल्स
को अरेंज किया जाएगा, ऑर्बिटल फिल होंगे इलेक्ट्रॉन से, यानी जिसकी एनर्जी कम है वो पहले फिल होगा, जिसकी ज़्यादा है वो बाद में। जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले फिल होगा, उसके बाद 2s फिल होगा, उसके बाद 2p। हुंड्स रूल क्या कहता है? हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हैं तो आप अलग अलग रखें सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर, एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ ना रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ये इसकी एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है कार्बन की, तो ये आप इसको देख लें कि कार्बन में जो है आखिरी शेल में 2p जो है उसमें आखिरी सब शेल में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इसके ऑर्बिटल बनाएं डीजनरेट 2px 2py और 2pz बनते हैं तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2py में भी एक होगा, ये अपवर्ड एरो तीर से जाहिर किया हुआ है, ये सेम स्पिन के साथ हैं, और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये खाली रहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में होंगे उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, पहले 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती हैं, प्रिंसिपल एज़म्यूथल मैग्नेटिक, मगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी क्योंकि एक जो है वो रहेगा क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है व्हाट इज़ n+l रूल। n+l रूल हमें बताता है कि सब शेल को आपने कैसे अरेंज करना है। सब शेल आपको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं, जिस सब शेल की एनर्जी कम है उसे सबसे पहले रखेंगे, जिसकी ज़्यादा उसे बाद में, जिसकी और ज़्यादा उसे बाद में, जिसकी और ज़्यादा उसे मज़ीद बाद में। तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मेरे बेटे, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर H के I है, H और I मेरे ख्याल दोनों हैं। तो इसमें आपने वो 4p तक जो है वो ऑर्बिटल अरेंज करने हैं। तो ये स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, ये मेरे वाला फार्मूला है, ये उसी के ज़रिए मैंने आपको अरेंज करके दिखाए हुए हैं, और ये अकॉर्डिंग टू n+l रूल हम अरेंज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, ये एक्सरसाइज का H का सेकेंड है और D का भी सेकेंड है। ठीक है, ये है एक्सप्लेन वाई 4s को पहले आप क्यों फिल करते हैं 3d से, क्योंकि 4s को n+l रूल से 4s की वैल्यू जो है n+l रूल की 4 आती है, और 3d की वैल्यू जो है वो n+l रूल के मुताबिक 5 आती है। तो n+l रूल के मुताबिक जिसकी वैल्यू n+l की छोटी होगी उसे पहले फिल करेंगे, तो 4s पहले फिल होगा, 3d बाद में फिल होगा, बस यही बताया हुआ है। उसके बाद आगे चल रहे हैं और नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21-22। पहले हम 21-22 को देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या है। 21 में क्वेश्चन एक्सरसाइज का D और D का 1 पार्ट है। इसमें उसने कहा है पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। ये आपके सामने पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपने क्रोमियम की और कापर की। कापर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो क्रोमियम की ये मौजूद है। ये मैंने आपको समझाया था कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d में 4 होते हैं, फिर 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है ताकि 3d हाफ फिल्ड होकर स्टेबल हो जाए और 4s भी हाफ फिल्ड होकर स्टेबल हो जाए। फिर इस तरह जो है ना कापर के केस में भी ऐसे ही होता है कि एक मिनट, हाँ कापर के केस में, सॉरी ये कापर के केस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर गलत है, ये सही नहीं हुई भी, ये मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख लेंगे। ठीक है, ओके सर, देख लेंगे, आपकी बात मान लेंगे। जी हाँ, उस्तादों की बात माना करो, उस्तादों की बात मानोगे तो अल्लाह तरक्की भी देगा, हिम्मत भी देगा, काम करने की सलाहियत भी देगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये हमारी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आई थिंक सो। जी हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मैं इधर नंबरिंग लगाना भूल गया हूँ। तो उसमें उसने कहा फास्फोरस की जो है वो आपने वो करनी है बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये देख लें, ये मैंने आपके सामने पेस्ट की हुई है एक पिक्चर जिसमें ये मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं। फास्फोरस की सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, क्योंकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बॉक्स डायग्राम इस तरह बनानी है, ये जो आपके सामने है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन 2, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में एक इलेक्ट्रॉन है विद सेम स्पिन के साथ। बस ऊपर नहीं ले जाना, ये आपने काट देना है, बस इधर तक आपने बनानी है, ये 3p तक। ठीक है, ये इसकी डायग्राम हो गई। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ड्रा द शेप्स ऑफ SPD ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स की शेप ड्रा करनी है। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से ही देखेंगे, मैंने इधर दिखाई हैं तस्वीरों में। ये टॉप पे 1s है, फिर 2pz है, 2px 2py है, और फिर ये d ऑर्बिटल्स हैं। ये मैंने तरीका भी समझाया हुआ है इनको ड्रा करने का अपने लेक्चर में, और बुक से आप इन्हें कर लेंगे। तो आज के लेक्चर की आखिरी बात क्या है? आज के लेक्चर की आखिरी बात है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन
जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। ये 5 ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते। पेपर वाला यही बनाएगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। ये वो जो डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है, ये बहुत छोटा भी है, आसान भी है, आ भी जाएगा। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, ये हमारी बुक में 4 क्वांटम नंबर हैं, तो चारों इकट्ठे नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। 4 नंबर का सवाल आता है, इनमें से 2 पूछेगा। अब उसकी मर्जी है, वो प्रिंसिपल स्पिन पूछे, प्रिंसिपल एज़म्यूथल पूछे, मैग्नेटिक स्पिन पूछे, जो भी पूछे। तो ये 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द शेप्स ऑफ एस एंड पी, एस पी और डी ऑर्बिटल। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3, 4 और ये 5, ये तीनों हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। बेटा जानी, ये जो क्वेश्चन है ना ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल वाला, ये सिर्फ अपनी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल ड्रा करनी है और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आगे ये जो लिखा हुआ है ना, जस्टिफाई दीज बाय कीपिंग इन व्यू एज़म्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बाज बच्चे क्या करते हैं, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। वो कह रहा है कि एज़म्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जहन में रखते हुए आपने एसपीडीएफ की ऑर्बिटल की शेप्स ड्रा करनी है। तो जहन में क्या रखना है, वो उधर बुक में सारा जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल वाला टॉपिक है वो पूरे का पूरा लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बहुत गंभीर सवाल। यानी बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सर जी एएलपी 2026 के पेपर के मुताबिक ये वाला क्वेश्चन तो उन्होंने काटा हुआ है, तो क्या हम ये नहीं करेंगे? बेटा जानी, ये क्वेश्चन आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसकी वजह ये है, अंदर जो इंटरनल हमारी टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ये पेज नहीं कटा हुआ। ये सवाल आपने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वाला करना है, इसके दोनों पोर्शन करने हैं, तो ये ज़रूर करना है आपने। तो यही सवाल हैं जो लॉन्ग में पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई भी लॉन्ग बनता नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, चांस भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम यही 99% यही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। रमज़ान शरीफ का मौसम है, तो लेक्चर सुनते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो आप फिर कॉमेंट में हमसे पूछ